का हो बबुआ, एकदम तरीके से लगे हो, समझे नहीं आ रहा हमको क्या करना चाहते हो। मूड नहीं ऑफ है, मतलब हल्की सर्दी सर्दी सी लगी रही है, तो हमको लग रहा है कि अब क्यों ही जिंदा है। हम कुछ हो जाते तो फिर तो बहुत ही दिमाग खराब होता है हमारा, फिर लगता है सब छोड़ दे, जीवन खराब है हमारा, चुप पे सो जाएंगे। और करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको चैन नहीं रहता पूरे दिन। आपको लोग वो करते रहते हैं, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, है ना। उसके बाद फिर टेंशन लगी रहती है, कल क्या पढ़ाएंगे। रात में 12-1 बज जाते हैं लिखते बैठते पढ़ते हुए। उसके बाद फिर सुबह उठना पड़ता है 5 बजे, फिर उसके बाद तैयार हो, यहाँ तक आओ, इतनी ठंड रहती है, बहुत हालत खराब है। और जब आप एक ही काम को हर दिन करते हो ना, तो एक टाइम ऐसा आता है, फिर लगता है कि छोड़ो यार, सब किनारे करो, बाकी जिंदगी अपनी है। वही आज हमारे साथ है। तुम लोगों को देख के पता चल जाता है ना मूड खराब है क्या नहीं है। तुम लोगों को नजर ना लगे, क्या बताएं। चलो, तो एक ठो गाना सुने। अभी जब क्लास ओपन कर रहे थे हमको वो गाना याद आ रहा था कि चिड़िया रानी बड़ी सियानी अंडे दिए 4। अरे बहुत ठंड है यार, खतरनाक ठंड है। उसमें भी फिर चलो पढ़ाने चलो, सुबह सकन 6 बजे उठने, मतलब 6 बजे घर छोड़ देते हैं, चुप्पे चले आते हैं टहलते टहलते, बहुत दिक्कत है। हंसी आ रही है देखो। मिस इट टू एवरीवन। हाँ जी, चलो तो पढ़ना शुरू करते हैं। जुलाई मंथ से शुरुआत करते हैं। हम लोग के टॉपिक वाइज करंट अफेयर कवर हो चुके हैं। अब हम जो थोड़े बहुत टॉपिक छूटे हुए हैं उनको यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। हाँ जी, हर महीने के कुछ चुनिंदा करंट अफेयर हैं जिनको आप देखेंगे। तेजी से आगे चलिएगा मेरे साथ, थोड़ा सा स्पीड तेज करिएगा, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो कछुए की चाल से, हाँ ठीक है कि सफल तो होना ठीक है, लेकिन ये चाल एक टाइम के बाद फिर हमें नुकसान देना शुरू कर देगी, है ना। थोड़ी सी स्पीड, थोड़ी सी, है ना। हाँ जी, जो भी पढ़ाया जाएगा बहुत फोकस होकर पढ़ेंगे ना, तो आपको जरूरत नहीं होगी दोबारा ये कहने की कि रिपीट कर दो, ठीक है। ओके, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। टुडेस टॉपिक है कि जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये है आपका कि औरंगजेब लेन का नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया है, ये किस शहर में स्थित है। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए मंथ वाइज पढ़ना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम वहां पे नहीं पढ़ सकते ना टॉपिक वाइज। कितने टॉपिक करवाओगे, हर एक एरिया को कवर नहीं कर पाओगे आप, इसलिए मंथ वाइज करंट अफेयर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका आंसर बताओ, औरंगजेब लेन का नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया है, ये किस राज्य में स्थित है। हमारा जादू कहाँ गया है, हरा किस राज्य में स्थित है, बतावा भला अपना के। हाँ जी, ठीक है। तो कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपकी नई दिल्ली में, ठीक है। हाँ जी, कहाँ पे स्थित है, तो आपकी नई दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम लेन, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम लेन। तो ये आपका नई दिल्ली का एपीजे अब्दुल कलाम लेन है। वैसे बहुत सारे नाम चेंज हुए हैं, नई दिल्ली में ही बहुत सारे नाम चेंज हुए, जैसे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय नाम चेंज हो गया, नेहरू संग्रहालय, आपका वो एक कौन सा डिपार्टमेंट था उसका नाम चेंज हुआ है ना, सुषमा स्वराज कर दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे नाम चेंज हुए हैं। तो ये आपका औरंगजेब लेन एपीजे अब्दुल कलाम लेन के नाम से जाना जाएगा, और इसका प्रस्ताव बहुत पहले, करीब 8 साल पहले ही इसके प्रस्ताव पारित किए गए थे, लेकिन अब जाके मंजूरी मिली है। तो मेन क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक। आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियन का खिताब जीता, ये किस देश में आयोजित हुआ था। आपके एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था। लेन रोड का नाम है यार, जो एक ऐसी सड़कें होती हैं जो कि मेन रोड हाईवे से कनेक्ट करती हैं, है ना, लेन कहलाती हैं, ऐसा। हाँ, जो मेन हाईवे होता है उसके जैसे नहीं, एक मेन नदी होती है, मेन नदी के साथ छोटी छोटी नदियां जुड़ी रहती हैं, तो ये वही है, ठीक है। हाँ जी, तो भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता, कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप की प्रतियोगिता हुई थी आपके साउथ कोरिया में, और भारत ने साउथ कोरिया को हरा करके ही खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। कौन सी प्रतियोगिता है, तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप की प्रतियोगिता है। एक तो हमें माइक से बड़े परेशान है, इतनी बुचंटी सी तार होती है यहाँ पे, उसके बाद इसी में फंस के रह जाता है। देखो भला, ये पकड़ लिए, यहाँ से वहां से कनेक्ट है, ये यहाँ तक जाती, बात खत्म। इतने में तुम घूमते रहो ऐसे करके, हे प्रभु, है ना। तो ये कबड्डी वाली चैंपियनशिप की प्रतियोगिता थी, किसने जीती, भारत ने जीती है ना। हुई थी कहाँ पे, कोरिया में, साउथ कोरिया को हराया है भारत ने। इसके अलावा अभी अगर एशियाई खेलों की बात करें तो 3 चीजें याद रखिएगा।
एशियन एशियन गेम, ठीक है, एशियन गेम 2023 कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपके चाइना के हुंगझोई में। आपके एशियन पैरा गेम ये कहाँ पर हुआ था? तो ये भी हुआ था चाइना के हुंगझोई में। अब यहाँ पर हो रहा है एशियन विंटर गेम, ये भी कहाँ पे हो रहा है? तो आपके चाइना में ही इसका आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता होगी, इन फ्यूचर होगी। इन प्रतियोगिताओं की बात करें तो एशियन गेम में भारत 107 मेडल जीते हैं, यहाँ पे भारत 111 पदक जीते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ, और खेलो इंडिया तमिलनाडु वो दूसरा गेम है, वो दूसरा है, ये दूसरा है ना। हाँ जी, तीनों ही चाइना में हो रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये कैसा है? तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप की प्रतियोगिता है, ठीक। हाँ जी, तो ये हमारे भारत ने जीती है। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में भारत, ईरान, जापान, कोरिया, चीनी ताइपे और आपके हांगकांग ने भाग लिया था, जिसमें भारत ने जीत हासिल की। अच्छा सही से बताओ, जहाँ पे भारत जीत लेता है वहां पे अलग खुशी रहती है ना, पढ़ाने में बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, ठीक जीते, ठीक जीते। अब बाकी में मुंह बना बैठे रहते हैं, देखेंगे ही नहीं। इसके अलावा साउथ कोरिया की बात करें तो राजधानी सियोल है, मुद्रा यहाँ पे वोन चलती है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है होंग डक सू। क्या बढ़िया नाम है, होंग डक सू। आगे चलो, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला चिप विनिर्माण संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? वायरलेस माइक ले लें, वायरलेस माइक ले लेंगे ना, तो चलो ठीक है, हम यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा देंगे। कई लोग क्या करेंगे, और चुप पे जाके क्वांटम खड़े जाएंगे, फिर ऐसे बोलेंगे। हाँ, तो इसका आंसर ये होगा, देख लेना। ठीक है, तो भारत का पहला चिप विनिर्माण संयंत्र कहाँ पे स्थापित होगा? तो स्थापित होने जा रहा है आपके गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। मोर पप्पा, गुजरात में तो इतने काम हुए हैं कि पूछो मत। कौन कौन से काम हुए हैं ये कहीं पर लिखते हुए चलना। गुजरात में तो सबसे पहला गुजरात वाइब्रेंट शो कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात वाइब्रेंट शो एक तो गुजरात में हुआ है। इसके अलावा गुजरात रोड शो, ठीक है, गुजरात रोड शो, ये 2 जगह पे हुआ है। भारत की बात करें तो लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था, विदेश की बात करें तो दुबई में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद गुजरात में अगर बात करी जाए तो गुजरात में जो सूरत है, ठीक है, सूरत है, इसने योग करके गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड कायम किया है। इसके बाद गुजरात का जो मोढेरा मंदिर है, ठीक है, मोढेरा मंदिर, ध्यान रखिएगा, मंदिर पूछ लेगा कहाँ पे है। इसने आपके सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड कायम किया है। गुजरात के सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड का प्रतिष्ठित केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा। भारत में भी सबसे बड़ा प्रतिष्ठित गुजरात में सूरत मतलब कि हीरा का केंद्र कहाँ पे स्थापित होगा? अभी मुंबई में है, अब ये गुजरात के सूरत में स्थापित होगा। इसके अलावा और क्या था, दो तीन और काम हुए हैं, मुझे याद नहीं है, तो उसमें से एक ये भी है, ठीक है, एक ये भी है, जो याद था बता दिया, बात खत्म। बोर्ड कट रहा है? नहीं, जितना यहाँ पे लिखा है ना, स्थापित, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी है इतना ही लिखा है, उसके बाद कुछ नहीं लिखा है। मोढेरा मंदिर का भी नाम है ना? हाँ, ठंड बहुत है, बहुत। मोढेरा गांव भी है, मोढेरा मंदिर का भी नाम है, ठीक है, बहुत पुराना मंदिर है, और 127 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। हम पढ़े, हमको याद है ना, याद है, गलत नहीं पढ़ेंगे, परेशान मत होइए। यूट्यूब वाली क्लास का पीडीएफ आपको मिलता है, सोनम रेशमी सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम में, वहां पे ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना। मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी, ठीक है, अपलोड कर दी है, क्लास यहाँ पे क्लास ज्वाइन करने से पहले ही अपलोड कर दी है, ठीक है। हाँ जी, और तेरी बहुत अच्छा याद आया कि अभी गुजरात का जो जामनगर है, किसी की नजर ना लगे, है ना, गुजरात का जो जामनगर है उसे पेट्रो राजधानी घोषित किया गया है, ठीक है, पेट्रो राजधानी घोषित किया गया है। इसके अलावा जो दहेज बंदरगाह है हमारे भारत का, इकलौता रासायन बंदरगाह हमारे भारत का कहाँ पे है? तो वो भी आपके गुजरात में स्थित है। गजब। ये सर्च कर लेना,
ठीक है, ये सर्च कर लेना। ठीक है, ओके। मैंने वैसे बिहार जी के मैं नहीं पढ़ाती, बिहार जी के मैं नहीं पढ़ाती। रेशमी मेरी सहेली का नाम था, बाद में इसने मुझे धोखा दिया था। बहुत लंबी स्टोरी है, कभी सुनाऊंगी। उसके बाद से मेरी कोई आज तक बेस्ट फ्रेंड नहीं बनी। मतलब कहते हैं ना कि दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक के पीती है, तो कुछ यही हाल मेरा इनके साथ है ना। तो लेकिन ठीक है, एक याद के तौर पे ये, मेरा नाम रेशमी नहीं है। आगे चलो। इसके अलावा ये चिप विनिर्माण संयंत्र है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमारे भारत में जैसे अगर आप देखोगे तो फोन में जो बैटरी होती है ना, तो बैटरियों के फॉर्मेशन में लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिथियम के भंडार भारत में खोजे गए हैं 2 जगह। पहला है हमारा राजस्थान जिंदाबाद, उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे लिथियम के भंडार पाए गए हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रही बात। इसके अलावा यहाँ पर अमेरिका के साथ हमने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जहां पर हम माइक्रोफोन, अमेरिका की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है, इसके साथ हमने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं कि आप इन सेमीकंडक्टर की जो कंपनी है भारत में भी स्थापित करेंगे। ठीक है, करेंगे। रिजवाना नहीं आ रहा है। यहाँ पे कोई है जो ग्रुप से जुड़ा हुआ हो? बताओ, कोई है जो जुड़ा हुआ हो? देख लेना, आपकी सारी रिकॉर्डेड क्लास है। जास्मीन कह रही हूँ जुड़ी हुई है। जास्मीन इनकी हेल्प कर देना, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास लिंक हो जास्मीन, तो आप लिंक भी शेयर कर सकते हो। उसमें है यार, बच्चे तो काफी हैं, पर क्यों नहीं जुड़ पा रहे आप लोग? लिंक कैसे देते हैं ये आइडिया नहीं है, एक बार सर्च करके देखो अगर आ जाए तो। लेकिन इसको साथ में करना, साथ में सर्च करना। ठीक, आगे देखो। अगला है आपका चौथा क्वेश्चन कि कौन सा देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है हमारे पास। तो कौन सा देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैली पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है? तो पहला देश है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड। भारत ने 2020 में ही खूब जोर लगाया था, लेकिन हम बैन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम चाहते ही नहीं है। दुनिया जुगाड़ से नहीं, हमारा भारत जुगाड़ से चलता है। हमारे भारत में जितने भी लोग हैं ना, वो जैसे आप सब्जी लेने जा रहे हो ना, तो सब्जी लेने जब आप जाते हो तो दुकानदार के सामने 2 बोरे देखते हो, एक में वो बैठा रहता है, एक सामने रखा रहता है। तो एक बोरे के नीचे दूसरा बोरा ऊपर रहता है और उसके बीच में पन्नी दबी रहती है। आप थैला नहीं लेके आओ, पहले मना करेंगे, उसके बाद रिक्वेस्ट करेंगे, पन्नी निकाल के दे देंगे, ये लोग घर लेके चले, किसी को बताना मत किसने दिया है। ठीक है, हाँ जी, तो ऐसा होता है। तो भारत ने 2020 में खूब प्रयास किए, लेकिन अभी भी हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिए हैं। अब हम बाकी प्लास्टिक की थैलियों के फॉर्मेशन में ही बैन लगा दिए हैं, तो जब वो बनेगी नहीं तो बिकेंगे कहाँ से, है ना। हाँ, तो न्यूजीलैंड पहला देश है जिसने सुपरमार्केट से पूरी तरीके से पन्नी को बैन कर दिया है। ठीक, हाँ जी। 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, है ना। आगे देखो। तो ये 70 माइक्रोन से कम मोटाई वाले एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग पर लागू होता है, जहां पे न्यूजीलैंड में इन पर बैन किया है। सिर्फ देश याद रखिएगा। ठीक, आगे चलो। और ये प्लास्टिक का प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया ना कि अभी हाल ही में जो महासागर को रेगुलेट करने वाली संस्था है, उसका कहना है कि अगर प्लास्टिक प्रदूषण समुद्रों में ऐसे ही चलता रहा ना, तो 2050 तक एक ऐसी स्थिति आएगी जब हमारे समुद्र के जितने भी जीव हैं वो मर जाएंगे, है ना। मछलियां मर जाएंगी, आपके जो भी कछुए हैं, समुद्री कछुए, उनकी डेथ आपको देखने मिलेगी। जो वेल होती हैं वो मरना शुरू कर देंगी। तो एक गंभीर समस्या सामने आएगी, है ना। ये देखो, अगला क्वेश्चन है कि अजय भटनागर को निम्नलिखित में से किसके विशेष निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? रिजवाना अभी रुक जाओ, क्लास पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ इस मैटर में। ठीक है, पहले पढ़ लो, नहीं तो फिर ध्यान इधर उधर जाएगा ना। पहले पढ़ लो। तो अजय भटनागर की बात करें तो विशेष निदेशक के तौर पे ये किसके विशेष निदेशक बने हैं? तो ये बने आपके सीबीआई के। ठीक है, सीबीआई के। ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो कि भारत में जितने भी क्रिमिनल वो होती है ना, क्रिमिनल रिपोर्ट वगैरह आती हैं, तो इनके अंतर्गत वो चीजें रेगुलेट की जाती हैं। अगर कोई भी राज्य सरकार की पुलिस अच्छा काम नहीं कर पा रही है, आपके किसी भी केस की स्टडी नहीं कर पा रही है, तो वो सारे मुश्किल केस सीबीआई हैंडल करती है। ठीक है, हाँ जी।
तो ये सीबीआई है, सीबीआई के विशेष निदेशक बने हैं आपके अजय भटनागर, लेकिन ये विशेष निदेशक हैं, महानिदेशक नहीं है। महानिदेशक की बात करें तो महानिदेशक हैं आपके प्रवीण सूद, ठीक है, प्रवीण सूद। अगर हम सीबीआई की बात करें तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1963 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर पड़ता है, ठीक है, हेड क्वार्टर पड़ता है। और शायद ये संस्था भी आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत रेगुलेट होती है, ठीक है। अभी आपने जब वो सुना होगा एक केस सुशांत सिंह राजपूत का, तो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो बिहार की डिमांड में किया गया था, ट्रांसफर किया गया था सीबीआई को। सीबीआई की टीम इस पे काम करना शुरू कर ही रही थी कि बाद में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी, है ना, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी, जिस कारण से सीबीआई की टीम महाराष्ट्र में इंटर ही नहीं कर पाई थी, है ना। तो नहीं तो फिर सारे खुलासे हो जाते हैं। सीबीआई नहीं बख्शती है किसी को, चाहे नेता है, राजनेता है, बॉलीवुड के स्टार हैं, स्टार किड हैं, कुछ भी है, कानून के सामने आप नहीं टिकेंगे, इनका कहना होता है ना। ये रही बात। अगला देखो, तो 1989 के बैच, मतलब कि 1989 के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं आपके अजय भटनागर जी, जिन्हें सीबीआई के विशेष निदेशक के तौर पे नियुक्ति मिली है, ठीक है। आगे चलो, अगला है आपका कि अभी हाल ही में संघाई शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो संघाई शिखर सम्मेलन, इसे हम एससीओ कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, अभी जब हम सम्मेलन पढ़े थे तो उसके बारे में देखा था हमने, बट एक बार फिर से देखो। तो संघाई शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? संस्करण को हम एडिशन बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो विच एडिशन ऑफ संघाई समिट वाज होल्ड रिसेंटली? तो एडिशन है आपका 23वां एडिशन है, ठीक है। हाँ जी, 23rd एडिशन है जो कि इस टाइम पे ऑर्गेनाइज किया गया है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है आपके? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कॉरपोरेशन वाह, ठीक है, ये एससीओ का फुल फॉर्म है, पूछा जा सकता है, देख लेना, ठीक है। हाँ जी, तो अगर इस देश की बात, इस पूरे संगठन की बात करें तो ये पूरा जो संगठन है इसका हेडक्वार्टर पड़ता है आपके बीजिंग चीन में, ठीक है, आपके बीजिंग चीन में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और इस बार की जो 23rd समिट है ये कहाँ पर हुई है? तो इसका आयोजन हुआ है आपके चाइना बाबा में ही, है ना, चाइना बाबा में ही। तो 23वां संस्करण इसका आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता नहीं यार चाइना में नहीं, भारत में हुआ है ना। इसकी अध्यक्षता हमारे नरेंद्र मोदी ने की है। यहाँ पे एससीओ के सभी सदस्य देश, जिसमें आपका चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे इस शिखर सम्मेलन में शामिल थे और भारत भी इसमें शामिल हुआ था, ठीक है। मेन इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, ठीक है, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। आगे अगर देखोगे तो यहाँ पे एससीओ की स्थापना के बारे में है, बीजिंग चीन में इसका हेडक्वार्टर है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक देश कौन कौन से हैं? तो सारे इसके संस्थापक देश हैं और भारत भी इसमें शामिल है, ठीक है, भारत भी इसमें शामिल है। बस इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात बस, ठीक है। और जब भी आप करंट अफेयर पढ़ने बैठते हैं तो उस टाइम क्लास में थोड़ा सा अटेंशन दे देंगे, क्वेश्चन आप समझ लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं होगी। जब भी आप आंसर टिक करें, मतलब कि आपका जब पेपर होना होगा, बस एक बार आपको पीडीएफ रीड करना होगा और पेपर देने चले जाओ। मेरे ख्याल से जो भी बच्चा सीरियस होकर पढ़ा होगा उसके आंसर गलत नहीं होंगे, है ना। हाँ, भारत नहीं लिखा, लेकिन ये संस्थापक देशों की बात चल रही है ना, जिन्होंने एससीओ को फॉर्म किया था, उन देशों की बात चल रही है, ऐसा, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए कविता और साहित्य में उनके काम के लिए प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे पेन पिंटर पुरस्कार, ठीक है, पेन पिंटर पुरस्कार 2023, आपका जो क्वेश्चन होगा वो पूछेगा, सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन होगा कि पेन पिंटर पुरस्कार 2023 किसे मिला। फिर आपके 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो आपको आंसर क्या टिक करना होगा? माइकल रोशेन, ठीक है, माइकल रोशेन। यहाँ पे आप इसको ट्रिक के थ्रू भी देख सकते हो कि पेन किसके पास है? रोशन के पास है। माइकल पेन से अपना भविष्य रोशन करता है, माइकल पेन से अपना भविष्य रोशन करता है या फिर रोशन करेगा, समथिंग कुछ ऐसा। अब ये पेन पिंटर पुरस्कार दिया क्यों जाता है? तो पेन पिंटर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ऐसे लेखकों को दिया जाता है जो कि बच्चों के लिए, है ना, बच्चों के लिए जो कविताएं होती हैं उनको सुलभ तरीके से लिखते हैं। कैसे? जैसे अगर माइकल रोशेन की बात करें तो माइकल रोशेन ने बच्चों की जो किताबें आती है ना, नोबल वाली किताबें होती हैं जिसमें आदर्श लाइनें लिखी होती हैं,
बहुत सारी कहानियां लिखी होती हैं, है ना? तो कहानियों को बहुत ही सरल तरीके से इन्होंने दोबारा लिख करके दिखाया बच्चों को, और पढ़ने में उनको आसानी होती, चीजें वो समझ पाते हैं, है ना? जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन इतना टफ होता है, लेकिन समझाओ तो 2 मिनट में लगता है कि अरे यार यही था। हाँ जी, यही था, है ना? अच्छा, निक जोनस। पूजा जी, मैं ना क्या बताऊं यार, मेरे पास तो वही एक चारा है ना? करंट अफेयर की क्लास बहुत सारे बच्चे जो उसमें ऐड हुए हैं, आप लोग कैसे नहीं ऐड हो पाते हो? एक बार पहले सिर्फ एक सोनम सर्च करना, ठीक है? सोनम के बाद फिर आर लिखना, फिर सर्च करना, फिर सोनम के बाद जो बाकी के अक्षर है उनको धीरे-धीरे लिख के सर्च करना, शायद उसमें दिख जाए। मेरा कोई प्रोफाइल वोफाइल नहीं लगा है, शायद उसमें कोई डीपी लगी ही नहीं है। ओके, है ना? हाँ जी, आगे देखो। अगला क्वेश्चन आपका कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का संचालन किस राज्य में शुरू किया गया है? पहले पढ़ लो फिर बताते हैं, है ना? फिर बताते, रुक जाओ। इसमें है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ है? अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के लगेगा कि अभी तक रिएक्टर स्थापित नहीं थे भारत में। भारत में बहुत सारे रिएक्टर हैं, लेकिन वो सारे रिएक्टर कुछ कनाडा की हेल्प से हमने ओपन किए हैं, कुछ ब्रिटेन की हेल्प से ओपन किए हैं, कुछ हमने दूसरे देशों की हेल्प से ओपन किए हैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ, डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, बिल्कुल शेखर जी, बहुत अच्छे। तो हमने अलग-अलग देशों की हेल्प से अभी तक जितने भी रिएक्टर हैं उनकी स्थापना की है। लेकिन अभी हमारे भारत ने पहला ऐसा रिएक्टर बनाया है जिसमें पैसा भी हमारा है, आपके मजदूर भी हमारे हैं, स्थान भी हमारा है, लोकेशन वगैरह सब कुछ हमारा है, ठीक है? हमने इसके फॉर्मेशन में किसी भी दूसरे देश की हेल्प नहीं ली है। यही कारण है कि क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का संचालन कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आपके गुजरात में, ठीक है? कहाँ पे? गुजरात में। और अभी हाल ही में तमिलनाडु में एक रिएक्टर स्थापित हुआ है जिसका नाम है काकरा कुडनकुलम, सॉरी कुडनकुलम, ठीक है? हाँ, आपके कुडनकुलम जो पावर स्टेशन है ये भी चर्चा में है। ये भारत और रूस की संयुक्त पहल है, ठीक है? भारत और रूस की संयुक्त पहल है। आपके सन 2005-6 के आसपास इसको बनाने का काम शुरू किया गया था। नहीं, सन 2000 में दोनों ही देशों के बीच में एक बॉन्ड साइन किया गया था जिसमें टारगेट रखा गया है कि इस कुडनकुलम परियोजना से हम 6000 मेगावाट की जो बिजली है वो उत्पन्न करना शुरू करेंगे, जिसका लाभ भारत और रशिया दोनों देश को होगा, ठीक है? ये रखिए। और बाकी आपका स्वदेशी रूप से निर्मित आपका गुजरात, ठीक है? आगे देखो, तो आपका ये रहा। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और ध्यान रखना। जैसे कि अभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पूरी दुनिया का, ठीक है, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो उसका आंसर होगा आपका अमेरिका। इससे पहले कहाँ पे था? तो ये था आपके रशिया, चाइना क्यों लिख रही हूँ, रशिया में, ठीक है? रशिया में, ये भी ध्यान रखना। सरना, मैं आपका मैसेज देख रही हूँ, लेकिन पहले पढ़ लो। है ना? पहले पढ़ लो। ठीक, आगे देखो। तो भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित है, ठीक है? तो 30 जून 2023 को अपनी कुल बिजली क्षमता 90% काम करना ये शुरू कर चुका है, ठीक है? कहाँ पे है? गुजरात में। आगे देखो। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका चिकल कालो मिट्टी महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो चिकल कालो हुआ है आपके गोवा में। चिकल कालो मिट्टी महोत्सव ऐसा है
कि एक बड़ा सा एरिया होता है, उसमें ना मिट्टी को घोल के, मतलब मिट्टी का घोल बना के उसमें फैला दिया जाता है। मान लो कि आप ऐसे तालाब में घुसे हो जिसमें सिर्फ कीचड़ है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। तो ऐसे लिक्विड फॉर्म के कीचड़ में घुस-घुस के लोग नहाते हैं, उसी को कहते हैं चिकलकालो महोत्सव। अभी बोल दें कि पहले पुराने ज़माने में जब मिट्टी से नहाते थे तो नाक, मुँह सब सिकोड़ना शुरू कर देते हो, और जब यहाँ पे जाना होता है तो कूद-कूद नहाते हैं। अरे बहुत बेनिफिट होते हैं मिट्टी में नहाने के, ये है वो है, तो ये अलग दिक्कत है इनको। इसके अलावा गोवा में पर्पल फेस्ट ये कहाँ पे मनाया गया है? आपके गोवा में, ध्यान रखिएगा। गोवा में आपका 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ना, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर है? तो आपका गोवा में हुआ है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अभी गोवा में आपका जो फेनी ड्रिंक है उसको जीआई टैग मिला, काजू को जीआई टैग मिला है, तो ये सारे कहाँ से होंगे? आपके गोवा से, इसको ध्यान रखना, ठीक। आगे चलो, तो देख रहे हैं मिट्टी में कैसे नहा रहे हैं, पता चले 2-4 लोग इसी में समथिंग समझ रहे हैं। आगे देखो, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है आपका कि हरित हाइड्रोजन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? एक लिख रहे हैं मैम, ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं यार, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, पता नहीं कौन सा पूछ ले आपसे क्वेश्चन। आपको पता है अभी जो बिहार शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें ना, मतलब दिमाग में नहीं था किसी टीचर के, सिर्फ करंट अफेयर की क्लास में ऐसे ही पढ़ा दिए थे कि ईरान की है मीरा अमीन करके कुछ नाम था महिला का, उनको मरवा दिया गया था, ठीक है, महिला अधिकार के लिए उन्होंने बात उठाई थी। तो सोचो वो क्वेश्चन पूछा था, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते ना क्या पूछ लेगा। तो 1 महीने में यहाँ पे 300 से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, उन 300 में से 50 क्वेश्चन छांटे हुए हैं, तो इन 50 क्वेश्चन में कुछ तो बात होगी कि आपके सामने है। अरे नवीन रुक जाओ, है ना, पहले पढ़ लो उसके बाद देखेंगे कहाँ पे क्या मिलता है, ठीक है। हाँ जी, पीडीएफ आपके पहले से ही लेक्चर में अपलोड हम कर देंगे, लेक्चर जहाँ से ज्वाइन किए यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। हाँ जी, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हरित हाइड्रोजन पर कहाँ पर हुआ है? तो हरित हाइड्रोजन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है आपके नई दिल्ली में। और आज सुबह अगर आप करंट अफेयर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हमारा भारत डेनमार्क, ठीक है, भारत और डेनमार्क के बीच में आपके ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल अलायंस की भी शुरुआत की गई है। और भारत हमारे पूरे दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने मतलब कि हरित हाइड्रोजन में, हरित पहल में, ग्रीन बिल्डिंग में हर तरीके से पहला स्थान बनाए रखा है, ठीक है। हाँ जी, मतलब हम ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करते हैं, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं और कम से कम कार्बन के उत्सर्जन पे आगे जा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपके नई दिल्ली में। और आज में अगर देखा जाए तो डेनमार्क भारत के साथ इन सारे मुद्दों पे चर्चा करने के लिए सम्मेलन भी आयोजित कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, और क्या कहते हैं, भूल गई मैं, आगे चलो बताती हूँ। तो ये आपका ग्रीन ट्रिब्यूनल आपके हरित हाइड्रोजन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत को कम करने का हमारा लक्ष्य रखा गया है। लेकिन यहाँ पे अगर बात मानी जाए यूनाइटेड नेशन की, तो भारत के पास लक्ष्य है 2050 का, कि 2050 तक आप पूरे तरीके से भारत से कार्बन के उत्सर्जन को खत्म कर दो। और वहीं डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क को लक्ष्य दिया गया है 2070 का भारत के पास लक्ष्य है, बल्कि डेनमार्क के पास 2050 का लक्ष्य है। ऐसे ही सारे अलग अलग देशों को लक्ष्य दिया गया है कि आप कार्बन के उत्सर्जन को कम करिए। क्यों करिए? क्योंकि भविष्य में अगर कार्बन का उत्सर्जन बढ़ता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा होंगे और हम मरने के कगार में आ जाएंगे, है ना, ऐसे पृथ्वी नष्ट होने के कगार पे आ जाएगी, हमें गैस सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा मुंह में लगाने के लिए, ऐसा, ठीक है। आगे चलो, अगला है आपका कि हाल ही में आयोजित किया गया सैफ, ठीक है, सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? 1 घंटे चलेगी आपकी क्लास। हाँ, मेरी बात मानो, शांति से हाथ बांध के बैठ जाओ, सुन लो कि क्या बोल रही हूँ मैं, है ना। मंथ वाइज करंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार, ठीक है। हाँ जी, तो सैफ चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो जीता है हमारे भारत ने। अब ये सैफ की प्रतियोगिता क्या है?
सैफ की प्रतियोगिता फुटबॉल खेल से संबंधित है। कहाँ से? आपके फुटबॉल खेल से संबंधित है, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ये जितने भी हमारे साउथ एशियन क्षेत्र के देश हैं उनके लिए आयोजित की जाती है सैफ की प्रतियोगिता, फुटबॉल सैफ चैंपियनशिप की प्रतियोगिता। किसने जीती है इस बार 2023 में? हमारे भारत ने जीती है। ठीक है, भारत ने जीती है। अगर बात की जाए इस प्रतियोगिता की, तो ये जो पूरा मैच है ये बेंगलुरु के श्री कांति रावत स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने कुवैत को हरा करके, किसको? भारत ने कुवैत को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। वहीं अगर आप अभी फीफा की बात करेंगे, ठीक है, फीफा ये पूरी दुनिया में फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, चाहे आप बात करें आपके सैफ की, है ना, सैफ की बात करें, इसके अलावा एफ क्या कहते हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, एक ये संस्था होती है। इसके अलावा एक फीफा होती है ना, फीफा होती है। तो जितनी भी छोटी छोटी संस्थाएं होती है ना, उन सभी को मान्यता कौन देता है? तो आपकी फीफा देती है। जैसे आप देखे होंगे कि हमारे क्षेत्र में एक बड़ी यूनिवर्सिटी होती है और उसी बड़ी यूनिवर्सिटी से छोटी छोटी यूनिवर्सिटी बॉन्ड साइन कर लेती है कि हम भी खेलेंगे, मतलब हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन आप वो दे देना, मान्यता दे देना कि हाँ ये कॉलेज अगर तुम पढ़ोगे इस कॉलेज से तो हमारी डिग्री ही लोगे, ऐसा करके। ठीक है, हाँ जी। तो ये भी प्रतियोगिताएं होती हैं अलग अलग क्षेत्रीय लेवल पे, लेकिन इनको मान्यता कौन देता है? आपकी फीफा देती है। और अभी हाल ही में फीफा के द्वारा 2023 साल के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं आपके लियोनेल मेसी। ठीक है, हाँ जी। कहाँ के हैं? तो मेरा दिमाग आज कहीं और है। अर्जेंटीना को अर्जुन लिख रही हूँ, अर्जेंटीना के। ठीक है, हाँ जी। क्यों मिला है? क्योंकि अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता था, है ना। हाँ जी, गुड। हाँ, हम डेली पढ़ाते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे फीफा का थोड़ा देख लो। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, हाँ जी, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही सैफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। AIFF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, ये रही बात। लिख दें? ओके, लिखना मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। इसका आंसर है क्या बोला था मैंने? खत्म। फेडरेशन है, फेडरल नहीं है। इंडिया बोली थी, ये है ना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, हाँ जी, आगे चले। गुड।
है ना। आगे चले, सीए की क्लास मंथ वाइज बस ये 4-6 दिन की और है, उसके बाद खत्म हो जाएगी। ठीक, आगे देखो, तो इसको देख लेना किसने जीता, भारत ने जीता है ना। और अभी फीफा अलग अलग टाइम पे रैंकिंग जारी करता है देशों की, जितने भी फीफा से रिलेटेड देश हैं या फिर फीफा के साथ जुड़े हुए देश हैं। तो फीफा की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत हमारा 100वें नंबर पे है। इससे पहले भारत हमारा 99 नंबर पे था। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस इतना ध्यान रखना कि अगर आपसे फीफा की रैंकिंग में भारत का स्थान पूछा जाए तो 100 को टिक करके 37 चले आना। ठीक है, ये रही बात, सिंपल सी। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपका कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा निम्नलिखित में से किसे पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, यहाँ पे मैंने अभी एक वो लिखा था, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, है ना, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसी को हम कहते हैं हिंदी में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। ठीक है, फुटबॉल महासंघ। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किसे पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, ये हमारे भारत के फुटबॉलर को दिया जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो इनका नाम है लालियान जुआला छांगटे। ठीक है, लालियान जुआला छांगटे, हाँ बगल में क्लास चल रही है ना। लालियान जुआला छांगटे कहाँ के हैं, तो ये संबंधित है हमारे मणिपुर से और बेहतरीन फुटबॉल के खिलाड़ी हमारे भारत के। ठीक है, तो AIFF के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला, ललियान जुआला छांगटे को। वही फीफा ने किसको दिया है यही पुरस्कार, तो लियोनेल मेसी को। ठीक है, हाँ जी, नहीं चाइनीज नाम लग रहा है चूंकि ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। अब है क्या कि एरिया का असर थोड़ा होता है ना, हमारा जो मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम का जो रीजन है ये नेपाल, भूटान और तिब्बत इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे नाम होता है ना, तो वहां पे भी ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। पहले तो पूरा एरिया एक ही था ना, तो थोड़ा सा असर होता है। ठीक है, हाँ जी, तो ये ललियान जियाला छांगटे हैं, इनको ध्यान रखिएगा, 26 वर्ष के हैं। आपके ईस्ट बंगाल के नंद कुमार सेकर और नौर रेम महेश को हरा करके इन्होंने पुरस्कार जीता है। ठीक है, हाँ जी, अब इतना ज्यादा मत वो करना, नहीं तो क्वेश्चन से भटक जाओगे। मेन क्वेश्चन का आंसर और इनका स्थान ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाकी वो पूछेगा भी नहीं। ठीक है, किसको हराया, क्यों हराया, कैसे हराया, उसको नहीं मतलब, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता दो, बात खत्म। ठीक, आगे देखो, अगला है आपका कि भारत के बाहर पहला IIT परिसर जंजीबार में स्थापित किया जाएगा। जंजीबार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, नहीं यही है, जो भी है वही है। ठीक है, हाँ, तो भारत के बाहर IIT का पहला परिसर जंजीबार में स्थापित होगा। जंजीबार कहाँ है, तो जंजीबार पड़ता है आपके तंजानिया में, जबरदस्ती वेनेजुएला पहुंचाए थे, है ना। हाँ, तो तंजानिया में स्थित है। इसके बाद यहाँ पे भी हाल ही में तंजानिया वो पहला देश था जिसने IIT मद्रास को, कौन सा जाएगा हमारा IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये कहाँ पे है, तो ये है आपके मद्रास की। तो IIT मद्रास कहाँ पे जाके ओपन होगी, तो भारत में तो है ही, इसकी एक ब्रांच स्थापित होगी आपके तंजानिया के जंजीबार में। ठीक है, हाँ जी, तो तंजानिया ये पहला देश होगा। और दूसरे नंबर पे अभी हाल ही में श्रीलंका ने भी कहा है श्रीलंका ने भी कहा है IIT मद्रास को कि जब तुम यहाँ जा सकते हो तो मैंने क्या बिगाड़ा है, तुम हमारे यहाँ भी आओ। तो कोलंबो में, श्रीलंका के कोलंबो में भी IIT मद्रास की एक शाखा स्थापित की जाएगी। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के बाहर IIT मद्रास की पहली शाखा कहाँ पे ओपन हुई है, आपको बताना होगा तंजानिया के जंजीबार में। भारत के बाहर IIT मद्रास की दूसरी श्रृंखला कहाँ पे स्थापित हुई, श्रीलंका में। अगर यहाँ पे मद्रास ना लिखा हुआ दिखे कहीं पे भी, तब भी इसका आंसर यही दोनों होगा। ठीक है, हाँ जी, IIT में क्या होता है IIT में जैसे आप इंजीनियरिंग के अच्छे स्टूडेंट है ना, या फिर आप मैथ आपकी अच्छी है, इंजीनियरिंग आप करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारे पेपर होते हैं। अगर आप उसे देते हैं तो इन
अच्छी अच्छी संस्थानों में जाने का मौका मिलता है। यहाँ के पढ़े हुए स्टूडेंट, ऐसा मानते हैं हम, कि वो कभी बेरोजगार नहीं रह सकते क्योंकि इतना पढ़ चुके होते हैं वो। ठीक है, जैसे हम मेडिकल के फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं तो हम MBBS ही करेंगे। अगर मेडिकल चूज किया हमने तो उसमें MBBS चूज करेंगे। तो ऐसे ही बेचारे जो इंजीनियर्स होते हैं ना, वो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो 12th में मैथ पढ़ रहे होते हैं तो उसके बाद यहाँ जाना चाहते हैं। हाँ, IIT का पेपर होता है ना, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसके बाद उन्हें क्रैक करना होता है, तब कहीं जाकर के आपको ये IIT मिलती है। हाँ, IIT संस्थान है, बिल्कुल बिल्कुल। बताओ, भले ही नहीं पता था। गजब के बैठे हो यार। इंडिया से अच्छा रिलेशन नहीं है श्रीलंका का? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, है क्या कि जब भी आप अड़ोस पड़ोस में देखोगे ना, तो हमारे घर के देखो, हमारे घर के सारे अड़ोसी पड़ोसी अच्छे दोस्त होंगे, लेकिन दिखाने के लिए कि अगर कोई दिक्कत है तो हम हैं तुम्हारे साथ, भले आए ना आए। और बात और चीत में बहुत अच्छे रहेंगे, सब लोग साथ में ही पूरा त्योहार मनाते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है। भारत के अच्छे रिलेशन है सारे देशों के साथ, स्पेशली अपने पड़ोसियों के साथ, लेकिन हमारी जो विदेश नीति है वो ये कहती है कि ये लोग जो ये है ना, श्रीलंका हो गए, बांग्लादेश हो गए, पाकिस्तान हो गया, आपका नेपाल, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, ये इतने दुष्ट टाइप के हैं कुछ मैटर में कि पूछो मत। इनको जब पैसों की जरूरत होती है तो चाइना के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना लेते हैं, उसके बाद फिर भारत को कहते हैं अरे नहीं नहीं, हम बहक गए थे। ठीक है, हम बहक गए थे, तो हम कैसे मान लें, भरोसा कैसे कर लें? थोड़ी सी खटपट रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है ना। हाँ, आगे देखो, ऐसा नहीं बोलते। आगे चलो, तो यहाँ पे तंजानिया के बारे में है कि तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा यहाँ की राजधानी है। मुद्रा की अगर बात करें तो सीलिंग यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति की बात करें, याद करना होगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। सुलूह हसन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। भाषाएं पूछेगा नहीं, ठीक है, भाषाएं पूछेगा नहीं। पढ़ने का मन करता है लेकिन पढ़ते नहीं है। ये तो वही बात हो गई, खाने का मन करता है लेकिन खाते नहीं है ना? डाइट पे होंगे आप। आगे देखो, 14 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत और जापान के मध्य GMAX अभ्यास का आयोजन किया गया है? अब ये GMAX बताओ, मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़े थे कि नहीं? आकांक्षा, क्या कह रहे हो आकांक्षा, बताओ भला। कहाँ पे हुआ? विशाखापत्तनम में। ठीक है, विशाखापत्तनम में। तो भारत और जापान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, विशाखापत्तनम में हुई है। नाम क्या है? GMAX। इसके अलावा कौन कौन से होती हैं? तो एक तो आज ही के करंट अफेयर में उटपटांग से देखा था हमने, नाम क्या था उसका? समकुलन कुछ करके नाम था। तो वो भारत और जापान के बीच में हुआ है। बाकी अगर देखा जाए तो आपका धर्म गार्जियन है ना, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन किसके बीच में होता है? भारत जापान के बीच में। GMAX इन्हीं के बीच में होता है। इसके अलावा सैन्य मैत्री है ना, सैन्य मैत्री किसके बीच में होती है? भारत और जापान के बीच में। अगर हम GMAX की बात करें, बहुत पुराने समय से भारत और जापान के अच्छे संबंध हैं। और इस जो मिलिट्री एक्सरसाइज है GMAX का 2012 में शुरू हुआ था, और इस साल 2023 में अगर देखा जाए तो कौन सा एडिशन है इस पूरे प्रतियोगिता का? तो ये आपका 11वां संस्करण है, जो कि भारत और जापान के बीच में हुआ है। ठीक है, हाँ जी। टाइम नहीं है, क्या बताएं यार, जब भी जिस चीज का टाइम मतलब मन होता है ना, तो हम टाइम निकाल लेते हैं। अगर आपका पढ़ने का मन है तो आप टाइम निकाल लेंगे, है ना? ठीक है, हाँ जी। लेकिन मैं कहूंगी कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बेहतरीन है। आपको ये भी पता चल रहा है क्वेश्चन में किन के बीच में हुई है GMAX और कहाँ पे हुई है। और ऐसा ही क्वेश्चन भी पूछता है आपसे, उससे ज्यादा डिटेल इतना ज्यादा पूछेगा नहीं, बट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। आगे देखो, बिहार करंट अफेयर हम अलग से पढ़ाएंगे, ऐसे मंथ वाइज हर महीने के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। वो पूरी PDF सिर्फ और सिर्फ बिहार करंट अफेयर की होगी। ठीक है, आगे चलो। अगला आपका FIH प्रो लीग का खिताब 2023 में किसने जीता है? FIH का यहाँ पे मतलब है आपके इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन।
ठीक है, इसी को घुमा के FIH लिखा गया है। इसको IHF लिखना चाहिए था, बट नहीं, इसको FIH बोलेंगे, बोलने में अच्छा लगता है ना, इसीलिए। तो FIH का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, हॉकी की एक संस्था है FIH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 2023 का खिताब जीता है आपके नीदरलैंड ने, ठीक है, नीदरलैंड ने खिताब जीता है। अब नीदरलैंड की अगर बात करें तो नीदरलैंड की हॉकी प्रतियोगिता, नीदरलैंड के पुरुषों ने FIH के चौथे संस्करण की हॉकी प्रतियोगिता जीती है, जिसमें ठीक है, जिसमें हमारी भारतीय टीम चौथे नंबर पे है। तो पिछले 2 साल में, लास्ट टाइम भी नीदरलैंड ने FIH प्रो लीग जीती थी, इस बार भी FIH प्रो लीग नीदरलैंड ने जीती है। भारत ने प्रो लीग पे अपना चौथा स्थान बनाया है, बाकी छोड़ देना। इसके अलावा भारत के एक बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी हैं जिनका नाम है हार्दिक सिंह, ठीक है, हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह से क्वेश्चन ध्यान रखना, जैसे अभी हमने वो अलग क्वेश्चन देखा ना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का, कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब किसको दिया? तो ललियान जुआंग छांगटे को, ठीक है। ऐसे फीफा ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब किसे दिया? आपकी लियोनेल मेसी को। ऐसे ही सिमिलर एक क्वेश्चन हमारे भारत में हॉकी से है कि हमारे हॉकी इंडिया के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया है? तो आप हार्दिक सिंह का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है FIH ने भी आपकी हॉकी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला है, किसे दिया है 2023 का? तो मिला है हार्दिक सिंह को, ठीक है, हार्दिक सिंह को। हार्दिक सिंह हमारे भारत के हरियाणा क्षेत्र से संबंधित है। आपकी क्लास है ई बाबा, अभी छोड़ते, रुक जाइए ठीक है, हरियाणा क्षेत्र से संबंधित हैं और हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हॉकी से और पूछ लेता है कि आपको बताना है कि इस टाइम पे वर्तमान में हॉकी के कप्तान कौन है? हॉकी टीम, हॉकी इंडिया के कप्तान कौन है? इनका नाम है हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, हाँ जी। तो ये कप्तान है और हार्दिक सिंह उप कप्तान के तौर पे आपको देखने मिलते हैं। क्लास बस खत्म होने वाली है, 2 मिनट अभी तो टाइम है, रुक जाइए 2 मिनट, आते हैं बस 2 मिनट, ठीक है, हाँ जी। तो ये आज के 15 क्वेश्चन यहीं पे रखते हैं, 15 क्वेश्चन कल खत्म करेंगे, फिर हम दूसरे मंथ में मूव करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। और वो जो ID जो है सर्च करके देख लेना, जहाँ पे मिले बता देना, और जिनको ना मिले तो और अच्छी बात है, भगवान ढूंढने से भी नहीं मिलता है ना मजाक कर रहे हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, है ना। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। और PDF अपलोड कर देंगे हम अभी थोड़ी देर से, ठीक है, हाँ जी।